एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही जल्द आपका नीट 2025 का जो है एग्जाम आने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे इस वक्त में जब हमारे पास टाइम की बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कमी है तो हम ये बड़े बड़े चैप्टर्स जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको कैसे जो है फास्टेस्ट वे में कवर करें। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, जो कि बेसिकली द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है फॉर नीट 2025। नॉट जस्ट फॉर नीट 2025, बच्चों नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर इस एनसीईआरटी के थ्रू कौन कौन से हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आप करेंगे रादर देन स्टडिंग ऑल ऑफ इट, तो आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही करने हैं और उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। और आपका ये जो है 13-14 क्वेश्चंस जितने भी आते हैं, 15-16 क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं, यू आर गोना सॉल्व इट एनी हाउ। लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन एंड और टिके रहना बच्चों, क्योंकि आज इस सेशन में होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और होने वाले हैं आपके 16 से 17 क्वेश्चन सॉल्व आपकी नीट एग्जाम के। तो बेटा कहीं भी जाना मत, लगे रहो और बस ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी आप देख रहे हो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में एग्जैक्टली आपको करना क्या है, मैंने बस स्पेसिफिकली वही पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको करने हैं इस चैप्टर में। तो बेटा आपके एनसीईआरटी ने इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिकॉज अपने पास टाइम नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा बच्चों की बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्या होता है बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग सिंपली है जो टेक्निक्स जो हम बेसिकली कुछ भी केमिस्ट्री मतलब कुछ भी ऑल्टर करते हैं डीएनए को या फिर जीन को किस अपने एक लैब के अंदर थ्रू सम टेक्निक्स, इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, और इसी को हम और जब हम इनको जेनेटिकली इंजीनियर कर देते हैं तो इनको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये रहा हमारा बन गया हमारे अकॉर्डिंग जो है एक डिफरेंट सा जो हम चाहते हैं जेनेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इसी को क्या होता है, अब जब एक चीज तो बन गई, चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर एक नई चीज हमने बना ली, पर क्या उसको अब हम सही से फिर आगे अगर हमें ले जाना है, लाइक वैक्सीन ही बनी, तो क्या हमें जब फाइनली उसको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो वो बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में बिल्कुल परफेक्ट वे में मैन्युफैक्चर होगा, तभी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली ये जो परफेक्शन के साथ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये जो आगे का प्रोसेस होता है जब एक प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं बेटा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हम यहाँ पर कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, ताकि हम इस पर्टिकुलर चीजों को लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही था। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जीन क्लोनिंग है एंड जीन ट्रांसफर है। तो इसकी चिंता मत करो, यहाँ पर ज्यादा टाइम अपने को नहीं देना है, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर होता क्या है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है कि ओआरआई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको बता देती हूं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। देखो बेटा यहां पर है ओआरआई जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, किसी भी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। रेप्लिका मतलब कॉपीज, मतलब डीएनए की रेप्लिकाज, मतलब अब देखो मान लो कोई एलियन डीएनए अपने को वहां पर बहुत ही छोटा सा डीएनए, बट हमें उतने में स्टडी हम नहीं कर पाएंगे, राइट। अब मान लो मेरे हेयर के एक स्ट्रैंड है और आपको इनसे उतना डीएनए नहीं मिल पा रहा है जिसपे आप वर्क कर सके। सो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर हेयर स्ट्रैंड के डीएनए को रेप्लिकेट कराना पड़ेगा। तो उसी के लिए काम करता है क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि मल्टीप्लाई करता है किस चीज को, एलियन पीस ऑफ डीएनए को इन एन ऑर्गेनिज्म, और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉपीज जो है बन सके, मतलब रेप्लिकेशन कराने में हेल्प करता है। तो बेटा जितनी ओआरआईज होंगी, ठीक है, एक जिस भी ऑर्गेनिज्म का हम यूज कर रहे हैं, जिस भी प्रोकैरियोट या यूकैरियोट का यूज करें, प्रोकैरियोट्स में जनरली एक ही ओआरआई होती है, बट यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कॉपी के नंबर जो है वेरी करेंगे। ठीक है, अगर हम यूकैरियोट्स में ओआरआई का देख रहे हैं तो कॉपी नंबर वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एनसीईआरटी की जो पॉइंट्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अभी हम वही पॉइंट्स कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा यहाँ पर है द कंस्ट्रक्शन, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब
बना था, राइट? और कैसे हुआ था? इमर्ज फ्रॉम द, कैसे हुआ था? पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, कैसे बना था बेटा? तो ये आपको याद रखना है कि एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए थी। कैसे डीएनए थे बेटा? सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच वाज ऑफ व्हाट? ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? सैल्मोनेला टाइफिनेरियम। ठीक है, टाइफिनेरियम, ये आपको याद रखना है। कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था? दैट वाज स्टैनली कोहेन एंड बोयर, हर्बर्ट बोयर। ठीक है, और उन्होंने 1972 में ये खोज करी थी, जिसके बाद पता चला था कि ओके कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टाइप की भी एक चीज होती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, क्या? बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड, जो कि क्या था? जो रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए बच्चों। ठीक है, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक। अब देखो बेटा, अब यहीं पर जो यहाँ पर अब जब हमने डीएनए की कटिंग की तो उसके लिए भी, उससे भी ना एक और डिस्कवरी हो गई बच्चों। क्या हो गई? उससे भी एक और डिस्कवरी हो गई। क्या हो गई डिस्कवरी? मॉलिक्यूलर सीजर्स की। तो बेटा जहां पर भी कटिंग करने की बात आए, आपको याद रखना है कौन कट करता है भाई? सीजर्स ही तो कटिंग करते हैं, सीजर्स से। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में जब सीजर की बात हो तो आपको याद रखना है दैट इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है यहाँ पर क्या होगा बच्चों? काम करेगा एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, इसकी वजह से कट पीस ऑफ डीएनए जो है वो हो गया क्या बेटा? कट हो गया, दोनों प्लाज्मिड डीएनए का भी, और क्या हो गया बेटा? वेक्टर। अभी मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन्ड है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से प्लाज्मिड डीएनए को भी हमने कट किया, और उधर से जो लिंक्ड डीएनए है, जो कि पीस ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए था, उसको भी। ठीक है, एंड एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अब देखो बेटा, अब कट तो कर दिया हमने, पर क्या हमको ऐड भी तो करना है, तभी तो हम फाइनली क्या बनाएंगे? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? इनटू द होस्ट, राइट? तो होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए पहले अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बनाना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो हमने कट तो किया, पर क्या अपन चिपकाएंगे नहीं? तो यहाँ पर फेविकॉल तो नहीं है चिपकाने के लिए, बट हमारे पास फेविकॉल का काम करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है लाइगेज, जिसको अपन डीएनए लाइगेज बोलते हैं, विच इज वर्किंग एज अ फेविक्विक ओनली। चिपका दे रहा है बेटा कटेड पार्ट्स ऑफ, जो कटेड एंड्स हैं, ठीक है, उनको चिपका दे रहा है। दैट इज द वर्क ऑफ डीएनए लाइगेज। तो क्या कभी भूलोगे अभी? तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो डीएनए लाइगेज जो कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? ज्वाइन कर देता है एंड्स को विच एक्ट्स ऑन डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड ज्वाइन द एंड, दिस मेक्स, और जिसकी वजह से एक न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है, सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड, जिसको हमने लैब में क्रिएट किया है, एंड वी कैन कॉल इट एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, इसकी मैं डायग्राम के बाद, डायग्राम के थ्रू भी आपको ये समझाऊंगी, जो कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब इस डीएनए को बेटा ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें? एस्चेरिचिया कोलाई और बैक्टीरियम, जो कि क्लोजली रिलेटेड है किसमें? सैल्मोनेला के। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मिक्स। अब ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और हमारा जैसा हम चाहते थे वैसा डिजायर्ड चीज जो है बन के तैयार हो गई है। अब देखो बेटा, यहां पर जो है अब क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग मतलब सिंपली हुआ कॉपिंग। जब मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं उसी को क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज है, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अगर हमें कोई चीज पसंद आ गई, हमने एक रिकॉम्बिनेंट जीन बनाया भाई, तो हमने तो एक बनाया ना बेटा, पर हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए। कैसे बनाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। कैसे बनाएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। अब अगर आपको यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाई करना है एक ऑर्गेनिज्म को, तो आपको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे? सो यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, भूलना मत, इसको याद करना। इस लेक्चर को कंटिन्यू देखना है, अभी बस कुछ देर में ही खत्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी बच्चों, तो बस कंटिन्यू देखते रहो। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई तो करना है, हमें पता तो चले कि भाई हमारा डिजायरेबल जीन है क्या, जिसपे हमें वर्क करना है, राइट? द सेकेंड स्टेप इज इस पर्टिकुलर डिजायरेबल को इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आइडेंटिफाइड डीएनए। अब इस आइडेंटिफाइड डीएनए को जो हम डिजायर कर रहे थे उसको हम होस्ट में डालेंगे। किसमें बेटा? होस्ट में डालेंगे। एंड देन फाइनली मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, एंड फिर ट्रांसफर करेंगे उसी इंट्रोड्यूस्ड डीएनए को होस्ट के थ्रू फिर इनटू द प्रोजेनी। सो दीज आर द 3 स्टेप्स जो बेसिकली अगर हमें एक ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना है, कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, तो ये 3 स्टेप्स जो है फॉलोड होंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग।
अब देखो बच्चों, अब जो है यहां पर है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो ये टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है, उसके लिए हमें जानना भी जरूरी है। बेटा ये लगता है सिंपल बट काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब तक आप अच्छी तरह से नहीं करोगे तब तक आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बनके तैयार सही तरीके से नहीं होगा। ओके, जैसा आप चाहते हो वैसा, राइट। नाउ सबसे पहले बेटा टूल्स अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, कुछ टूल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर वो नहीं रहे तो काम ही नहीं चलेगा। अभी तो हमने करी थी बात मॉलिक्यूलर सीजर्स की। अरे कैंची कैंची है ना, कट करना था ना अपने को डीएनए को, राइट। तो उसके लिए क्या यूज कर रहे थे अपन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मॉलिक्यूलर सीजर्स, अगर बायोटेक्नोलॉजी में बात हुई सीजर्स की, मतलब अपन बात कर रहे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आरी भाई कट करने के लिए ही तो यूज होता है ना, वो हिंदी में अपन बोलते हैं ना आरी आरी, आरी से कट करते हैं ना, राइट, पेड़ वेड़ को, ठीक है। तो इन द ईयर 1963 बेटा क्या हुआ था, 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इस्चेरिचिया कोलाई वर आइसोलेटेड, और इसी थे वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए, और इसी वजह से तो 1963 में बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। कब, 1963 में। कैसे पता चला कि भाई ये जो है ये क्या कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज इन इस्चेरिचिया कोलाई, ये आइसोलेट किए गए थे, और इनको जब मिथाइल ये जो है ना एक मिथाइल ग्रुप से ऐड हो गए, और उन्होंने दूसरे ने क्या किया, डीएनए को कट कर दिया। बोला कि भाई ये फॉरेन चीज मेरे पे कैसे आ गई। तो इस चीज को इस्तेमाल करके हमने बना दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम अब कंटिन्यूअसली बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं फॉर कटिंग द पार्ट ऑफ डीएनए। ओके, नाउ अब हमें तो अगर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको पूछा है तो आपको याद होना चाहिए दैट इज हिंद-2। क्यों याद होना चाहिए बेटा, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी हमारे भगवान ने मेंशन किया है भाई, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ सी, अब आपको एक और चीज याद रखनी है कि हिंद-2 या ये जो भी इको R1 इस तरीके से नाम क्यों है। तो ये इको R1 जैसे कैसे नाम पड़ा है, तो ये आपको समझना जरूरी है कि इको R1 इस तरीके का नाम क्यों है, जिसमें किस तरह से अगर हम इको R1 की बात करें, लाइक यू नो इको R1, तो बेटा इको R1 कम्स फ्रॉम, ये कहां से आ रहा है, इस्चेरिचिया कोलाई से, ठीक है, जिसमें से इको R1 का जो द लेटर R है ये डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ वेयर आर स्ट्रेन रोमन नंबर्स, ठीक है। और देखो बेटा मैंने ये बोला था इको R1 जिसमें से ई इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, ठीक है, और यहां पर जो लेटर आर है वो किससे आ रहा है, वो स्ट्रेन जो है उसका नाम है, और ये फर्स्ट स्ट्रेन था तो इसलिए हमने उसको इको R1 उसका नाम रख दिया है, ठीक है। अब आता है आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स से बनती है। किससे, लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेसेस। तो ये ना 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। क्या होते हैं, 2 टाइप्स के। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, डीएनए को कट करना, राइट। सो यहां पर 2 टाइप्स के हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। अब डीएनए के ना बेटा 2 पार्ट्स होंगे, एक तो बाहर साइड का जो आउटवर्ड्स पेरिफेरीज वाला होगा पार्ट, ठीक है, और एक होगा इनसाइड वाला पार्ट, राइट। तो बाहर वाले पार्ट्स को जो कट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको अपन बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि बाहर है ना, एक्सो मतलब आउटवर्ड्स, राइट, एंडो मतलब अंदर वाला, राइट। तो अंदर वाले जो पार्ट्स को कट कर रहा है उसको अपन बोल रहे हैं एंडोन्यूक्लियस। सो आई होप इट इज क्लियर। तो दिस वाज द पार्ट जो कि आपको याद रखना है। अब देखो बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, दैट इज ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यस, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, उसी को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो है एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बेटा ये जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। क्या है, स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और ये कौन सा एंजाइम है बेटा, इको R1 का एक्शन हो रहा है किस पे, तो चलिए देखते हैं। अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को का फॉर्मेशन करना है तो कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है। देखो बेटा ये रहा वेक्टर डीएनए, ये क्या है बेटा, वेक्टर डीएनए, और ये है आपका फॉरेन डीएनए या फिर आप इसको एलियन डीएनए बोल सकते हो, ठीक है। वेक्टर डीएनए, इसमें क्या हो रहा है, एंजाइम जो है यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों ही कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट, दोनों को ना बेटा सेम साइट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इको R1 क्या कर रहा है बेटा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम बोल रहे हैं ना इको R1 cuts the DNA between bases GAA and only when the sequence GAATC is present in the DNA। तो आप देख रहे हो GAATC, this is the palindromic sequence, this is the
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। आप इसको उल्टा भी पढ़ोगे तो भी सिमिलर, GAATTC, GAATTC, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है, इसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों को ही क्या किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, चाहे वो वेक्टर डीएनए था चाहे वो फॉरेन डीएनए था। अब इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, स्टिकी एंड्स क्रिएट हो गया। क्या हो गया, स्टिकी एंड्स क्रिएट हो गया। इको R1 ने ही दोनों को कट किया है, जिसकी वजह से स्टिकी एंड्स क्रिएट हुआ, क्योंकि इनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैच कर रहा था। तो अभी डीएनए लाइगेज हमने कट तो कर दिया, क्या हम ऐड नहीं करेंगे इसको, है ना, क्योंकि अपने को तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो इसको ऐड करने के लिए यहां पर क्या होगा, ये जो स्टिकी एंड्स बना है उसकी वजह से डीएनए लाइगेज की हेल्प से क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐड हो जाएगा, एंड हियर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड। सो यू कैन सी हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्कड, right, in forming the recombinant DNA. So it was all about the recombinant DNA कि कैसे restriction enzyme जो है recombinant DNA टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। तो स्टिकी एंड से वही डीएनए लाइगेज ऐड कर रहा है, मतलब अगर कट करना है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर ऐड करना है तो डीएनए लाइगेज, ओके। तो मतलब सीजर का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और चिपकाने का काम, फेविकॉल का काम कौन कर रहा है भाई, डीएनए लाइगेज, ओके। नाउ अब देखो बेटा, ये जो जितने डायग्राम्स है ना बच्चे आपकी एनसीईआरटी में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जरा देख लेते हैं, बिकॉज इस डायग्राम से क्या पता क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो फॉरेन डीएनए देखो बेटा, एक साइड तो क्या है फॉरेन डीएनए, अभी तो हमने देखा था, एक साइड है वेक्टर डीएनए जो कि प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड ही जनरली हम एज अ वेक्टर डीएनए लेते हैं, ठीक है। वेक्टर डीएनए मतलब क्या होता है बेटा, जो ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। फॉरेन डीएनए, अब देखो बेटा, फॉरेन डीएनए है एक साइड, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए हैं कटिंग करने के लिए, कौन से, दोनों फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को एट स्पेसिफिक पॉइंट, इधर से भी कट किया बेटा, इधर से भी कट किया, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे, किस ऐड करने के लिए, क्या हमारा फेविकॉल कौन था, लाइगेजेस ही तो था, ज्वाइन कर दिया फॉरेन डीएनए को टू द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में इस फॉरेन डीएनए को ज्वाइन कर दिया। हमने इसको क्यों यूज किया है, क्योंकि प्लाज्मिड हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं ताकि ये आगे जाके क्या बना पाए, आगे जाके वहां पर फिर अंदर में एकदम डिवीजन करता जाए भाई, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसको हम इस सेल के अंदर डाल देंगे, और जैसे सेल डिवाइड होगा फिर से हमारा जो है बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वहां पर होस्ट के अंदर चल रहा है भाई, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये रहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ अब देखो बेटा, यहां पर जो है अब जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करनी है ना बच्चे, तो हमें क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या करना जरूरी है। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये तो टूल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स था, ठीक है। फिर आ गया आपका ओके, ये डायग्राम्स हमने कर लिए हैं ऑलरेडी। नाउ अब जो है यहां पर है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अगर देखो बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन तो गया है, पर क्या अब हमें चाहिए भी तो हम उसको निकालेंगे भी, राइट। तो ये कैसे करेंगे, ये करेंगे बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक टेक्निक है, कैसी टेक्निक है बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स, अगर आप डीएनए की बात करो तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको हम मूव कराते हैं किधर की ओर, बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। क्यों, क्योंकि वो तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। तो opposites attract, right, negatively charged DNA will move to the anode, that is the positive charge, किसके थ्रू, under an electric field। क्यों मूव करेगा भाई, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या मीडियम क्या होगी या मैट्रिक्स क्या होगी, एगेरोस जेल। अब एगेरोस जेल क्या है बेटा, एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक्सट्रैक्ट हुआ है एक सीवीड से, ठीक है, एक सीवीड से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यही चीजें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है उसको हम मूव करा रहे हैं किसकी ओर, एनोड की ओर, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप ये डायग्राम देखो एक एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो यहां पर शो किया गया है माइग्रेशन किसका बेटा, ऑफ अनडाइजेस्टेड मतलब सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। आप देख रहे हो कुछ आगे भी है कुछ पीछे भी है, जो छोटे वाले होंगे ना, जो छोटे वाले डीएनए वो ज्यादा दूर तक चले गए, क्यों, क्योंकि भाई वो लाइट है ना,
जो हल्का होगा, जो पतला होगा, ज्यादा दूर तक दौड़ पाएगा, राइट। जो मोटा होगा वो पीछे रह जाएगा भाई। तो लार्जेस्ट डीएनए तो इधर ही है, बट स्मॉलेस्ट जो है वो क्या हो गए, आगे की ओर चले गए, वो जल्दी चले गए। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपको याद क्या करना है एग्जैक्टली कि अब इन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जो यहां पर सेपरेट हो गए हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए बेटा, एक स्टेनिंग डाई चाहिए। और वो स्टेनिंग डाई क्या है, ETBR, जिसको हम फुल फॉर्म में इथिडियम ब्रोमाइड भी कहते हैं। वो और ETBR डालने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा, कब दिखेगा बेटा, डीएनए फ्रेगमेंट्स अंडर द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, अंडर द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। और जब हम यूवी रेडिएशन के अंदर इस पर्टिकुलर ETBR के अंदर डालेंगे, ठीक है, ETBR डाल के अगर यूवी रेडिएशन के अंदर देखेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स को, तो किस कलर का दिखेगा बेटा, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए विल बी विजिबल। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। और जब ये निकल जाएगा, फिर अपने को पता चल जाएगा कि भाई अपना डिजायर्ड डीएनए कौन सा है, और उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये जो कट करके निकालने का प्रोसेस है, दैट इज ओनली नोन एज इल्यूशन। तो बेटा अभी मैंने जो जो बातें बोली है, ये सवाल अगर आपके एग्जाम में नहीं आ जाए तो फिर बताना, ठीक है। चलिए बेटा, अब आता है नेक्स्ट, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर्स। अब क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या है बेटा, क्लोनिंग वेक्टर्स में आपको पता होना चाहिए कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या जो है, ऐसा क्या फीचर्स है जो रहना जरूरी है। सबसे पहले ORI, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है शुरू में ही जब मैंने स्टार्ट करा था, कि ORI इज बेसिकली जब रेप्लिकेशन कराना होता है, क्या है बेटा, एक सीक्वेंस है जहां पर जिधर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो जहां पर अगर अपने को रेप्लिकेशन कराना है, मतलब अगर कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए है जिसके हमारे पास कम स्ट्रक्चर और हमें और ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हम उसको ORI से ऐड करेंगे और वो अपने आप की बहुत सारी क्या कॉपीज बनाना शुरू करेगा, मतलब रेप्लिका बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये है, ये क्या है, दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ठीक है बच्चों, तो जो लिंक्ड डीएनए है उसकी कॉपी नंबर जितनी ज्यादा चाहिए वैसी ORI यूज करो, सिंपल बात है। ठीक है, मैंने बोला प्रोकैरियोट्स में कम होता है, ठीक है, ORI एक ही रहता है, बट यूकैरियोट्स में ज्यादा होते हैं, तो यूकैरियोट्स में कॉपी नंबर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। अब आता है दूसरा जो फीचर है वेक्टर का, दैट शुड बी द सेलेक्टेबल मार्कर, राइट। अब हमें पता भी तो चलना चाहिए भाई सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। सेलेक्टेबल मार्कर जैसे मैं हाईलाइट्स कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो मार्कर, काइंड ऑफ मार्कर। ठीक है, मान लो भाई मार्कर ही है, स्टाइलस बोलते हैं वैसे तो उसको, बट मार्कर ही है। ठीक है, यहां पर भी अपन क्या कर रहे हैं, हम हाईलाइट कर रहे हैं ना पॉइंट्स को, तभी तो पता चल रहा है क्या इंपॉर्टेंट है। तो इन द सेम वे, इन एडिशन टू द ORI, वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर, जिससे हमें पता चलता है कि भाई अपने को कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट्स है। ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब हुआ यहां पर जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब भाई पता भी तो चलना चाहिए ना कि कौन सा है जो रिकॉम्बिनेंट हो गया है, जिसको अपने को यूज करना है आफ्टरवर्ड्स। तो बेटा इसके लिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्या, एक प्रोसीजर है थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बैक्टीरियम में। और इसको आपको देखो कैसे करना है, जैसे नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एम्पेसिलिन है। देखो बेटा, अगर हम सेलेक्टेबल मार्कर्स की बात करें तो ये कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स आपको याद रखने हैं, दैट इज एम्पेसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, या फिर उसको केनामाइसिन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में करना है तो कैसे करना है, क्या ये डायग्राम बच्चों, ये डायग्राम तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। अभी मैं बता रही हूं इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखो, ये जो है ना टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट एंड एम्पेसिलिन रेसिस्टेंट, ये जो PBR322, ये क्या है बच्चों, ये ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है PBR322, जिसका नाम है, जो कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स दिखा रहा है। ये जितने बेटा दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। ये सारे क्या है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। यहां पर क्लोनिंग साइट्स दिखा है ना, क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, इसी को अपन तो बोलते हैं, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट्स बोलो या जो भी। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स। एक तो रिकॉग्निशन साइट रहना ही चाहिए, बिकॉज अपने को क्या करना है भाई, वेक्टर है, वेक्टर है तो अपना ऑब्वियसली अपन जो एलियन डीएनए उसको वहां से कनेक्ट करेंगे, तो एक तो रहेगा तभी तो होगा रिकॉग्निशन साइट्स। तो बच्चों रिकॉग्निशन साइट्स या रिस्ट्रिक्शन साइट्स या फिर क्लोनिंग साइट्स बोल लो आप, अगर एक तो होना ही चाहिए रिकॉग्निशन साइट, तभी तो अपन एलियन डीएनए को अटैच करेंगे, तभी तो चीजें होंगी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए देयर शुड बी एट लीस्ट वन रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है, फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब बेटा प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स अगर होगा तो ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब देखो बेटा, यहां पर अगर अपन बात करें तो इस ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर में ये आपके बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन के बारे में बताया गया है, तो इनमें दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स एडेड है, विच इज एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ओके, नाउ
अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो कि आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, विच इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जिससे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली इस डायग्राम में क्या अपन कर रहे हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द BAMH1, BAMH1, ये देख रहे हो, दिस इज द BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। यहाँ पर किसका क्या है बेटा, टेट्रासाइक्लिन। इधर कौन सी किस एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट है, इधर साइड वाला BAMH1 वाला साइट, इट इज रेसिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब ये डायग्राम आएगा तो राइट साइड BAMH1 है और लेफ्ट साइड क्या है बेटा, मतलब राइट साइड BAMH1 है जिसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, और लेफ्ट साइड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है। तो ये आपको याद करना है, और ये जो वेक्टर है ये क्या है, PBR322। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR322। अब क्या हो रहा है बेटा, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स ये जो है विल लूज टेट्रासाइक्लिन। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, हमने लिंक किया है एक एलियन डीएनए को। ठीक है, हमने लाइगेट किया है एक फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन से। ओके, प्लाज्मिड्स विल लूज, तो ये जो है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जो है उसको लूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने इंसर्ट कर दिया एक फॉरेन डीएनए को, बट ये कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस। कैसे? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे तो डालेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेंट्स जो इन पे ग्रो होंगे उनको हम एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे भी डालेंगे। फिर ये क्या करेंगे, इनको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ ना, टेट्रासाइक्लिन काम करना बंद कर गया। क्यों? क्योंकि हमने उसमें फॉरेन डीएनए अटैच कर दिया था। द रिकॉम्बिनेंट्स, अब जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो ग्रो होंगे किसमें, इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, बट जो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है उसमें ग्रो नहीं करेंगे। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो ग्रो ही नहीं करेंगे मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंड। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स तो दोनों में ही ग्रो करेंगे, बट क्या है बेटा, जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ही ग्रो करेंगे, क्योंकि इधर तो टेट्रासाइक्लिन खत्म हो गई थी ना बेटा। ठीक है, तो यही हुआ, इससे अपने को पता चल जाता है कि ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब देखो बच्चे, ये तो सेलेक्टेबल मार्कर ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई चीजें, थोड़ी है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। तो क्या अपन इतना टाइम है अपने पास इतनी सारी प्रोसेस करने का? नहीं है बेटा, नहीं है। अब जो है ना, अब अपन एक चीज करेंगे, डिफरेंट वे में आएंगे। कैसे करेंगे, एक और वे है। यहाँ पर देखो, आप बोल सकते हो यहाँ पर हम इनएक्टिवेशन करेंगे एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसीजर था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था भाई, बहुत सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज करके, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एक एंजाइम की मदद से, विच एंजाइम इज नोन एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा किसका, फॉर द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। तो जिसकी वजह से यहां पर हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये आपको याद रखना है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या हुआ, जैसे ही हमने BAMH1 पे ना लगाया था ना फॉरेन डीएनए, तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन ने काम करना बंद कर दिया था, याद आया। सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहां पर भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज आल्सो वर्किंग इन द सेम मैनर. So simple, you know, so this procedure is very simple with respect to that one. Okay, the presence of a chromogenic substrate, और इसकी वजह से इस chromogenic substrate, what is that? That is beta galactosidase. It gives blue color. क्या देता है? Blue color. ठीक है, तो colored colonies. तो अगर plasmid जो है bacteria does not have an insert, तो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट जो है रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉलोनीज जो है प्रोड्यूस करना, कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर्स। तो आपने को पता चल जाएगा जो व्हाइट कॉलोनीज है दोज आर द रिकॉम्बिनेंट वंस, और जो ब्लू कॉलोनीज है दोज आर नॉट द रिकॉम्बिनेंट वंस, दोज आर द नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो बच्चों, ऐसे ना बहुत सारे वेक्टर्स थे, लाइक प्लांट्स में भी थे, एनिमल्स में भी थे। जैसे मैं आपको ना अभी बता दूं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एग्जाम में आ सकता है ये चीज। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सी, पहले क्या होता था, टीआई प्लाज्मिड, जो कि किसका था बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का। ठीक है, ये ना ट्यूमर इंड्यूस करता था, इसको हमने इस्तेमाल कर लिया भाई, अपन यूज करेंगे इसको एज अ वेक्टर। कैसे यूज करेंगे, एज अ वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पहले ना प्रॉब्लमेटिक था, बट हमने इसको बिल्कुल अच्छे वे में, सो दैट इज द यू कैन सी बायोटेक्नोलॉजी कितना ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको हमने मॉडिफाई किया इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, और अब ये है जो है ये पैथोजेनिक नहीं है प्लांट्स की, बट ये जो है यूज द मैकेनिज्म्स टू डिलीवर, हम इससे डिलीवर करते हैं जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो अब ज्यादा
पैथोजेनिक नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब ये अच्छा हो गया है, ठीक है। तो हम बेसिकली डिसआर्म कर देते हैं पैथोजन को। इन द सेम वे रेट्रोवायरसेस जिनका काफी ज्यादा खराब इफेक्ट था, उनको भी हमने डिसआर्म कर दिया, और अब इनको हम डिजायरेबल जीन्स को क्या करते हैं, डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट वेक्टर्स। अब अगर हम देखो वेक्टर तो हमने ले लिया, ठीक है, लेकिन अपने पास कॉम्पिटेंट होस्ट भी तो होना चाहिए। अगर हम जिस ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं वो भी तो सही होना चाहिए, उसकी भी तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। ऐसे तो नहीं हो जाएगा भाई इतना। तो ये अगर हम कॉम्पिटेंट होस्ट में जब हम एंटर करते हैं, किसको, कॉम्पिटेंट होस्ट में जब हम किसको डाल रहे हैं भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही तो डालेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से तो ये इसमें भी 3-4 टाइप की चीजें हैं, जो स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं, 3-4 वेज हैं जिस तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसको हम फोर्सली एक सच सेल्स में कैसे कर सकते हैं, बाय इनक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे, आइस पे, और ठीक है भाई फिर से उसको हम 42 डिग्री सेल्सियस मतलब हीट स्ट्रोक देंगे, फिर आइस पे रखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से बैक्टीरिया जो है ले लेता है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। बट ये भी मतलब ठीक है, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट उसके बाद आ गया माइक्रो इंजेक्शन। अरे डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे, न्यूक्लियस, एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है उसी में कर देंगे, तो जिसकी वजह से माइक्रो इंजेक्शन जो है that is also a very useful method. Now the next method is in another method suitable for plants. Plants में अपन करते हैं, bombard करते हैं with high velocity microparticles of gold या tungsten, जो coated होता है किससे, डीएनए से। मतलब ये समझो ना, this is the gold and tungsten, और उसको अपने डीएनए से कोट कर दिया। अब इसको अपन डाल देंगे बस, और इस मेथड को बोलते हैं बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन, ठीक है बेटा। अब देखो जो लास्ट मेथड है जो कि अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है भाई, डिसआर्म्ड पैथोजन, जो कि ऐसे थे ना, परेशान करते थे हमें, तो हमने उसको डिसआर्म कर दिया और हमने उनको अपने यूज में ले लिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमने ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देख लिया है। अब प्रोसेस एग्जैक्टली यहाँ पर एनसीईआरटी में काफी ज्यादा जो है ना डिटेल्ड वे में है, तो इसमें क्या क्या है जरा देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बेटा सबसे फर्स्ट मेथड जो है दैट इज आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। भाई अपने को पता तो हो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा डिजायर्ड है, जिस पे अपने को वर्क करना है, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर बताया हुआ है कि अब अगर अपने को डीएनए पहले निकालना है ना, तो निकालने के लिए भाई सेल वॉल तो तोड़नी पड़ेगी ना, अंदर घुसना पड़ेगा ना सेल के, राइट। तो अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है तो यहाँ पर लाइसोजाइम का यूज करेंगे, अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल्यूलेज का यूज करेंगे, अगर फंगस का सेल वॉल है तो काइटिनेज का यूज करेंगे तोड़ने के लिए, ठीक है। अब एनिमल्स का क्यों नहीं है मैम, क्योंकि भाई एनिमल्स तो यहाँ पे एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये तो बेसिकली आइसोलेशन में यही होता है कि अपने को निकालना है। फिर क्या करते हैं अपन, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। बस कटिंग के लिए मैंने आपको बोला क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज पीसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीआर टेक्निक आपने सुना भी होगा, अरे कोविड के टाइम से आरटी-पीसीआर करा रहे हैं ना, कैसे, तो उसी के बारे में, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं जीन की, ठीक है, या फिर आप डीएनए भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए वहीं पर तो जीन है भाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये कैसे होता है बेटा, इसमें ना कुछ स्टेप्स हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है, विच इज, देखो भाई एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो बेटा देखो पीसीआर में शॉर्ट में बताती हूँ क्या होगा। डीनेचुरेशन मतलब सिंपल है, हमने देखो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, उसको हम पहले तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो है डीनेचुरेशन में अलग अलग कर दिया हमने, हीट दिया जिसकी वजह से ये अलग अलग हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर ना प्राइमर्स ऐड करेंगे, प्राइमर्स, ठीक है। प्राइमर्स एक तो हो गया फॉरवर्ड और एक हो जाता है रिवर्स। तो एक हो गया फॉरवर्ड प्राइमर और अनदर वन इज रिवर्स प्राइमर। तो ये प्राइमर्स अटैच हो जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाती है डीएनए की और ज्यादा जो स्ट्रैंड है उनकी फॉर्मेशन, ठीक है। तो हीट दिया हमने और हमने यहाँ पे मतलब हीट दिया, तो जिसकी वजह से अलग हो गए दोनों स्ट्रैंड। एंड फिर एनीलिंग, इसी में जब हम फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर का यूज करें, इसको अपन एनीलिंग बोल रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज या फिर टैग पॉलीमरेज, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, मतलब फॉर्मेशन होने लग जाएगा फिर से डबल स्ट्रैंड का। आप देख रहे हो हमने तोड़ा, अलग किया, फिर वो सिंगल स्ट्रैंड कन्वर्ट होने लग गया है डबल स्ट्रैंड में। अब इसका हम जितनी बार यही प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, तो जितनी कॉपीज चाहिए उतनी साइकिल्स चलाएंगे, पीसीआर मशीन्स होती है उतनी साइकिल्स चलाएंगे, एंड वी विल बी गेटिंग लॉट ऑफ कॉपीज, जितनी आपको चाहिए उतनी बनाओ। भाई आप ये सोचो ना, जब भी वो क्रिमिनल केसेस में बहुत ज्यादा ये यूज होता है, कैसे, क्योंकि देखो अपने को थोड़ा सा डीएनए, मान लो एक हेयर स्ट्रैंड मिल गया, तो अपने को तो बहुत सारी चाहिए ना इसमें, ऐसे में तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, राइट।
तो स्टडी करने के लिए अपने को बहुत सारी चाहिए, तो वहां पर अपन यूज करते हैं इस पीसीआर टेक्निक का, जहां पर अपन कॉपीज बनाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया पीसीआर। अब देखो नेक्स्ट, फिर क्या करते हैं, जैसे ही अपने को मिल गई, अब हम इंसर्शन करेंगे उस रिकम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट। बस यहाँ पर वही सेलेक्टेबल मार्कर का काम करके यूज करके हम पता लगा लेंगे कि विच वन इज द रिकॉम्बिनेंट वन एंड विच वन इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। सो बेसिकली हमको तो रिकॉम्बिनेंट वन से मतलब है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट कैसे, क्या एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको इंसर्ट करेंगे अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू द क्लोनिंग वेक्टर, और फिर ट्रांसफर कर देंगे एक बैक्टीरियल प्लांट या फिर जिसमें भी अपने को ट्रांसफर करना है, ठीक है। और द एलियन डीएनए अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। सो बेसिकली जनरली क्या होता है, अपने को डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए होता है, तो हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। तो अब फॉरेन जीन जो है गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर appropriate conditions. The expressions of foreign genes in host cells involve understanding many technical details. अब देखो बेटा, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, if any protein is encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called a recombinant protein. ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से जो है अगर डिफरेंट एक्सप्रेस्ड हो जाता है तो उसको अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब अपने को ये 2 एनसीईआरटी में ना डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। जब अपने को फाइनली मैन्युफैक्चर करना होता है, मैंने बोला ना बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है और एक होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहले तो हमने तो बना लिया प्रोडक्ट, बट क्या अभी हमको मैन्युफैक्चर भी तो करना है। लाइक वैक्सीन बनी, कोविड की वैक्सीन बनी, पर फिर हमारे इंडिया ने उसको बहुत जगह दिया भी तो, राइट। तो वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे जब मैन्युफैक्चर करना होता है उसके लिए मशीन्स लगती है बच्चों, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 बायो रिएक्टर्स का डायग्राम दिया हुआ है जो कि आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। तो एक तो है मतलब कि आप देखो यहाँ पर है स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स के नॉट, एक है स्मॉल वॉल्यूम जिसमें अपन बना सकते हैं और एक है लार्ज वॉल्यूम वाला, ठीक है। जिसको आप अच्छे से देख लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये थे हाईलाइटेड पॉइंट्स बच्चों जो कि आपके नीट 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखी है तो बेटा लाइक जल्दी से कर दो और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो, क्योंकि इतनी जल्दी तो बायोटेक्नोलॉजी के आपके 15-16 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और ये आपको यही नीट आईक्वांटा पे मिलेगा। तो बस फॉलो कीजिए, और भी जिस भी चैप्टर्स के आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप हमारे पेज को फॉलो नहीं किया आपने अभी तक, दैट इज इंस्टाग्राम पे इट इज एज neat.iquanta एंड यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। और बच्चों बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको पता चलती रहेगी कि हमारी कौन सी वीडियोस आने वाली है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी 15 दिन है बच्चों, जम के मेहनत करो, आपको मिलने वाली है वो एक MBBS की सीट, भूलना मत। सब हो जाएगा, ऑल द बेस्ट, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, ओके, सब हो जाना है। दूसरी बात, और हाँ, अगर आपके जूनियर्स या सीनियर्स हैं हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 या 2026 या 2027, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। दैट इज़ फॉर 2 ईयर कोर्स, 1 ईयर कोर्स। नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा, जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हो फॉर ऑल ऑफ आवर कोर्सेज एंड एनी इंक्वायरीज, या फिर अगर आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है तो वी आर देयर फॉर यू, iQuanta इज देयर फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अभी आपको कोई भी और चैप्टर की ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।